नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे जो बड़ी कक्षा उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें जो शिक्षण विधियाँ प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में। मेथड ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग यानी उच्च शिक्षण संस्थाओं में जिन शिक्षण विधियों की प्रयोग किया जाता है उनके बारे में। देखो, शिक्षण विधि होती क्या है। पहली बात तो हम शिक्षण कराने के लिए क्या अलग अलग विधियों की आवश्यकता होती है। अब शिक्षण विधि क्या होता है कि कक्षा में कोई भी जो पाठ्यक्रम है, कोई भी अपना विषय वस्तु है, कोई भी अपना जो टॉपिक है, कक्षा में अपने टॉपिक अपने विषय वस्तु या अपने पाठ को सरल बनाने के लिए और उसे बोधगम्य बनाने के लिए, सरल बनाना और उसे बोधगम्य उसे ग्रहण करने योग्य बनाने तथा शिक्षार्थियों को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन विधियों का शिक्षक द्वारा उपयोग में लिया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि क्या होती है? एक कक्षा में विषय वस्तु को सरल और बोधगम्य बनाने के लिए अध्यापक द्वारा शिक्षार्थी या विद्यार्थी को उत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण विधि दो प्रकार की होती है। शिक्षण विधि दो प्रकार की होती है। शिक्षण विधि एक होती है जिसमें शिक्षक केंद्र में रह करके प्रयोग किया जाता है, यानी शिक्षक केंद्रित विधि कहते हैं। और जिसमें विद्यार्थी उस शिक्षण विधि के अंदर केंद्र में विद्यार्थी रह करके शिक्षण करवाया जाता है, उसे विद्यार्थी केंद्रित कहते हैं। और एक शिक्षक केंद्रित, दो प्रकार की शिक्षण विधियाँ होती है। पहले शिक्षक केंद्रित विधि क्या होती है? इस विधि में शिक्षक जटिल संप्रत्यों की व्याख्या करता है। शिक्षक केंद्रित विधि है। इस विधि में क्या करता है कि जो अध्यापक है उस टॉपिक में कोई जटिल बात आई, उस जटिल संप्रदाय, जटिल बात की, जटिल टॉपिक, उसमें क्या हो, अध्यापक उन छात्रों को उसको क्या करता है, उसकी व्याख्या करता है। उस जटिल शब्दों की व्याख्या करता कौन? अध्यापक। शिक्षार्थियों ने समझने का प्रयास करता है। शिक्षार्थी क्या, जो अध्यापक ने जो बात बताई उसको समझने का प्रयास कौन करते हैं? बच्चे करते हैं। इस विधि में अध्यापन के दौरान कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक और कठोर होता है। क्या करता है? अब इस विधि में जब अध्यापक पढ़ा रहा बच्चों को तो उस समय क्या बच्चे बातचीत नहीं करते, थोड़ा सा उसमें क्या उस समय वातावरण कैसा होता है? थोड़ा कठोर होता है। और कैसा होता है? औपचारिक। विद्यार्थी उस पूर्णतः विद्यालय में रहते हैं, कक्षा में बैठे रहते हैं और उसका वातावरण काफी कठोर होता है। परिणाम होता है विद्यार्थी कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते। अब क्या वातावरण जब कठोर होता है तो इसका क्या होता है कि विद्यार्थी को भय रहता है, वो अध्यापक से क्या होते हैं, अपने जो मन की बात, अपने जो प्रश्न है वो पूछ नहीं पाता है, उनके प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं और उनकी सहभागिता केवल व्याख्यान सुनने तक ही सीमित रह जाती है। और अध्यापक ही क्या करते हैं, जो अध्यापक तो जो वातावरण कठोर है तो अध्यापक से क्या बच्चे डरते हैं, इसलिए क्या बच्चे क्या है ये केवल इसमें क्या व्याख्यान सुनता है। अध्यापक जो बात बताता है उसको व्याख्या करता है, उन शब्दों की उनकी केवल सुनता रहता है। शिक्षक केंद्रित विधि को अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। अच्छी बात है। क्या कहते हैं कि जो शिक्षक केंद्रित जो विधि है इस विधि का दूसरा नाम क्या? अनुदेशात्मक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। किसको? शिक्षक केंद्रित विधि को कहा जाता है। अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान आधारित है। शिक्षक केंद्रित विधि का दूसरा नाम क्या होगा? अनुदेशात्मक विधि। तो अनुदेशात्मक विधि भी क्या व्याख्यान पर आधारित होती है, जिसमें कुछ विद्यार्थी व्याख्यान को समझने में सक्षम होते हैं। अब इसमें क्या कुछ विद्यार्थी जो इंटेलिजेंट होते हैं कक्षा में, वो तो अध्यापक की उस बात को, उस व्याख्यान को समझने में सक्षम हो जाते हैं और प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम में आगे बढ़ाते हैं। और जो प्रश्न अध्यापक जब प्रश्न पूछता है तो उन प्रश्नों का उत्तर देकर फिर आगे बढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत निम्न विधियाँ आती है। शिक्षक केंद्रित विधि में कौन कौन सी विधि आती है? जिसमें मुख्य केंद्र शिक्षक होता है। व्याख्यान विधि से कहते हैं लेक्चर मेथड भी कहते हैं। व्याख्यान विधि क्या होता है? एक तो तरह से मौखिक शिक्षक, यानी इसमें क्या है अध्यापक बिना अपना कोई टॉपिक लिया और उस टॉपिक को अपने आप से व्याख्या करता रहता है, यानी मौखिक शिक्षा का एक रूप होता है व्याख्यान विधि, जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ना। अध्यापक ने किताब ले ली और अध्यापक उस किताब को पढ़ता रहता है,
उसे कहते हैं लेक्चर, इसे कहते हैं लेक्चर विधि यानी व्याख्यान विधि। ये एक प्रकार की मौखिक शिक्षा का रूप होता है जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ना, यानी भाषण के रूप में पढ़ना, उसे कहते हैं व्याख्यान विधि कहते हैं। व्याख्यान विधि का आशय शिक्षक द्वारा निर्मित और उपयोग में लाए जाने वाले नियोजित कार्य योजना में होता है। क्या कह रहा है कि जो व्याख्यान विधि होती है, व्याख्यान विधि का आशय शिक्षक द्वारा निर्मित होता है और उपयोग में लाए जाने वाले नियोजित कार्य योजना से होता है। इसमें शिक्षक पाठ को पढ़ाता है और छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है। इसमें क्या कहता है कि अध्यापक अपना पाठ पढ़ाता है और छात्र इसमें सक्रिय नहीं रहता है, छात्र इसमें क्या होता है, निष्क्रिय रहता है, चुपचाप उस बात को सुनता रहता है। तो छात्र निष्क्रिय होकर के उसको सुनता है। ये विधि क्या होती है, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। जो बड़ी कक्षा है उसमें ये विधि काम करती है, छोटी कक्षाओं के लिए विधि उपयोगी नहीं है। यह ज्ञान को सैद्धांतिक रूप से प्रस्तुत करता है, यानी ज्ञान को किस रूप में, सैद्धांतिक रूप में छात्रों को प्रस्तुत करता है। इस विधि के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु तैयारी, प्रस्तुति तथा मूल्यांकन जैसे कार्यों का सहारा लिया जाता है। अब इस विधि में क्या, जो व्याख्यान विधि करता है तो उसमें अध्यापक क्या अपनी तैयारी करता है, अपने जो प्रस्तुति तथा मूल्यांकन है उसका फिर बाद में बच्चों से प्रश्न पूछ करके उसका क्या निकाला जाता है, उनको पता है बच्चे ने कितना सीखा, उसका रिजल्ट नहीं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। थॉमस एम रिस्क के अनुसार व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है। थॉमस ए रिस्क ने कहा था व्याख्यान विधि के बारे में कि जो व्याख्यान विधि है वह व्याख्यान तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का प्रतिपादन है जिनको शिक्षक अपने सुनने वाले को समझना चाहता है। गुण क्या है, यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। क्या कह रहा है, यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की क्या उत्तम विधि है। इसका गुण है, यह विषय वस्तु की क्रमबद्धता की उत्तम विधि है। यह प्रभावशाली व आकर्षक व प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। कौन सी जो व्याख्यान विधि है वह कैसी, प्रभावशाली व आकर्षक और प्रेरणात्मक शिक्षण विधि है। व्याख्यान विधि क्या उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। व्याख्यान विधि में समय, परिश्रम व धन की दृष्टि से कम खर्चीली है, यानी ये व्याख्यान विधि में समय कम लगता है, परिश्रम कम लगता है और धन की दृष्टि से कम खर्चीली होती है। इसके द्वारा एक समय में विद्यार्थी के एक बड़े समूह का शिक्षण संभव किया जाता है। एक साथ में एक पूरी बड़ी कक्षा के अंदर बड़े समूह में शिक्षण कराया जा सकता है इस व्याख्यान विधि से। व्याख्यान विधि में विद्यार्थी को सुनने व ध्यान लगाने प्रशिक्षित करते हैं। यानी व्याख्यान विधि से क्या होता है, बच्चे क्या है उसमें पूरी तरह से एक्टिव करके, यानी छात्र तो होते हैं निष्क्रिय में कोई काम नहीं करते, लेकिन वो सुनने में उनकी जो सुनने की क्षमता वो उसमें एक्टिव रहती है, यानी बात अपने पूरी तरह सुनने में और ध्यान लगाने में प्रशिक्षित करती है। ये विद्यार्थी में तर्क शक्ति का विकास करती है। इससे विषय का तार्किक क्रम बना रहता है। इसके दोष क्या, व्याख्यान विधि के दोष ये है, एक तो उच्च कक्षाओं के लिए तो निम्न कक्षाओं के लिए व्याख्यान विधि उपयोगी नहीं, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को व्याख्यान नहीं, उनको एक एक चीज़ को समझाना पड़ता है, उसको व्याख्या नहीं कर सकते, व्याख्यान विधि नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसमें विद्यार्थी को काम नहीं करता, अध्यापक बोलता रहता है, विद्यार्थी सुनते रहते हैं, तो इसमें क्या विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। और जो करके सीखने का जो सिद्धांत है वो इसमें सिद्धांत की पूर्ण आलोचना, इसमें क्या विद्यार्थी जो करके सीखने जो सिद्धांत है वो इसमें से आलोचना आती है, केवल इसमें स्मृति याद रखने पर केंद्रित होती है। इसमें ध्यान अधिक समय तक केंद्रित नहीं हो पाता। अब कोई बच्चा 10-5 मिनट सुन लिया, 15-20 मिनट लगातार सुन रहा है ध्यान लगा करके, लेकिन एक लंबे समय तक वो पूरी तरह से ध्यान लगाकर नहीं सुन सक पाता है, रुचि नहीं रह पाती है, मौलिक चिंतन का अवसर, उसमें खुद अपने आप का चिंतन करने के अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। यह एक प्रभुत्ववादी विधि है। कौन सी व्याख्यान कैसी विधि, प्रभुत्ववादी विधि है। व्याख्यान प्रदर्शन विधि क्या है, व्याख्यान और प्रदर्शन विधि बताओ। भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त व्यावहारिक व उपयोगी विधि है। व्याख्यान प्रदर्शनी विधि क्या है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त व्यावहारिक व उपयोगी विधि है। यह किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराती है। यह किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराती कौन सी, व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को क्रिया के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। क्या कह रहा है कि जो व्याख्यान विधि है
इस विधि में विद्यार्थी को क्रिया के पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने व प्रदर्शन में सहायता देने के कई अवसर मिलते हैं। किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को दृश्य रूप में विद्यार्थी के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट करना ही इस विधि का गुण होता है। किस विधि का? व्याख्यान प्रदर्शन विधि। यानी व्याख्या भी करना साथ साथ में, और साथ साथ में उस वस्तु के बारे में प्रदर्शन करके, प्रयोग करके, उस वस्तु को दिखा करके, कोई बच्चों को कोई भी घटना है, कोई परिस्थिति है, कोई वस्तु दृश्य रूप में विद्यार्थी को प्रदर्शित करना और फिर उसके बारे में एक एक बातों उसकी व्याख्या करना, यानी स्पष्ट करना, इस विधि को व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं। ये उसका गुण क्या है? एक तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित, कि सामने में वस्तु रखी, फिर हम उस चीज़ के बारे में एक एक चीज़, एक भाई इसका ये चीज़ ये काम आता है, ये काम आता है, ये इस बात बता रहे, तो ये क्या उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह समय व धन की दृष्टि से कम खर्च, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता और ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता है, अतः केवल उपकरण की आवश्यकता होती है। शिक्षक शीघ्र व कुशलतापूर्वक प्रदर्शन कर जटिल विषय वस्तु को स्पष्ट कर देता है। व्याख्यान जो प्रदर्शन विधि है, ये विधि क्या ज़्यादा खर्चीली नहीं है, कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसमें उपकरण की आवश्यकता होती है। उपकरण लाया और उपकरण से क्या अध्यापक एक ही चीज़ के बारे में, उनके एक एक पार्ट्स के बारे में बता देता है, तो क्या शीघ्र होता है। शिक्षक वो थोड़ा जल्दी व्याख्या से थोड़ा कम करता है स्पीड का, लेकिन शीघ्र काम कर देता है और अच्छा करता है, कुशलता के साथ प्रदर्शन कर देता है और जटिल विषय वस्तु के स्पष्ट कर देता है, छात्रों को समझ में आ जाती है। एक इस बात इससे क्या है, सुनने की अपेक्षा देखी की वस्तु अधिक समय तक याद। व्याख्या विधि में केवल अध्यापक बच्चे केवल सुनने में ध्यान रहता है। अब इसमें क्या अध्यापक उनको एक एक चीज़, उनके एक एक पार्ट को दिखाता है, तो इसमें क्या होता है, जो सुनने की अपेक्षा जो देखी की वस्तु अधिक समय तक याद रहती है। इसमें विद्यार्थी वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक सत्यता के ऊपर प्रेरित होता है। इसमें क्या विद्यार्थी होता है जो वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक सत्यता के आगे बढ़ता है। इस विधि के दोष क्या? इसमें वो दोष हो गया, इस विधि में क्या करके सीखने सिद्धांत का बेन, क्योंकि अध्यापक इस जो प्रदर्शन करा, तो प्रदर्शन में अध्यापक जैसे कुछ अपने शरीर के अंगों को प्रदर्शन कर रहा है, तो अपने अंगों के एक एक बारे में बता रहा है, तो इसमें अध्यापक सक्रिय, लेकिन जो बच्चा है वो इसमें करके सीख नहीं रहा, वो केवल देख करके सीख रहा है। विद्यार्थी केवल रुचिकर प्रदर्शन में सक्रिय, जिस कोई ऐसा अच्छा टॉपिक है जिसमें रुचि है, तो उसमें तो बच्चा रुचि के साथ प्रदर्शन में सक्रिय होता है, लेकिन अन्य टॉपिक में फिर निष्क्रिय हो जाता है। इसमें शिक्षक सभी कार्य करते हैं, अतः यह भी शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें क्या अध्यापक ही सारा काम करता है, इसलिए क्या ये अध्यापक केंद्रित विधि है। इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की अवहेलना की जाती है। अब इसमें क्या, जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, अलग अलग व्यक्ति की जो अलग अलग कैपेसिटी सीखने की, तो इसमें तो क्या सब बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा, तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की क्या हो रहा है, अवहेलना हो रही है। एवं सभी स्तर के विद्यार्थी एक गति से विकास करते हैं, चाहे कोई कमजोर बच्चा हो, चाहे कोई तेज गति सीखने वाला। अध्यापक जैसे पढ़ा रहा है, सभी उसी के अनुसार सीखते हैं। प्रदर्शन पूर्व तैयारी न होने से उपकरण के खराब होने से शिक्षण कार्य अप्रभावी होता है। पहले हम जब कक्षा में शिक्षण कार्य कराए, उससे पहले तो मान लीजिए इसकी तैयारी नहीं हो पूरी तरह से, या उसका उपकरण खराब हो गया या उपकरण नहीं हो, तो इससे क्या शिक्षण कार्य अप्रभावी हो जाता है। शिक्षक द्वारा कठिन भाषा प्रयोग किया जाना इस विधि का दुर्लभ बना देता है। अब इसमें क्या को ऐसे ऐसे टॉपिक है, उसमें क्या कठिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो इसको क्या सीखने द्वारा कठिन बना देता है। इसके प्रमुख तथ्यों के स्थान पर आंशिक तथ्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। समूह शिक्षण विधि, टीम टीचिंग मेथड। अब ये क्या एक साथ में क्या समूह बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है और फिर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अमेरिका से होती है। कहाँ से होती है कि जो समूह शिक्षण विधि है उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी, और इस विधि को द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी क्षेत्र को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया था। कहाँ पे? अमेरिका के जो क्षेत्र में जो दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो उसमें जो अमेरिका के जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षण करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया गया था, समूह शिक्षण विधि का। समूह शिक्षण विधि वृहत समूह में अध्यापन कार्य एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, यानी बड़े समूह में इसमें एक शिक्षक के स्थान पर दो या अधिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं। एक शिक्षक नहीं था, इसमें 2-3 शिक्षक इसमें एक साथ शामिल होते हैं, योजना का निर्माण करते हैं और उसके क्रियान्वयन और शिक्षार्थियों के समूह में सीखने के अनुभव का मूल्यांकन करते हैं। इसमें क्या समूह शिक्षण का 2-3 अध्यापक होते हैं, बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और फिर उसमें उसका मूल्यांकन करते हैं। इस शिक्षण विधि में एक समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक विषय संबंधी ज्ञान देते हैं, और इसमें क्या 2-3 अध्यापक होते हैं, तो वह
ग्रुपों में क्या अपना 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 ज्ञान देते हैं। दो या दो से एक समय में 2 या 2 से अधिक अध्यापक उसमें अपना अपना ज्ञान देते हैं उससे संबंधित। एक शिक्षक जहाँ प्रकरण संबंधी व्याख्या करता है तो दूसरे से सैद्धांतिक पक्ष। अब एक अध्यापक उसके प्रकरण के बारे में ज्ञान देता है, दूसरा उसका सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में व्याख्या करता है छात्रों के समझ। वही दूसरा शिक्षक उसके व्यवहारिक पक्षों की स्पष्टीकरण देता है, फिर उसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में बताता है। अन्य शिक्षक उस उपकरण के समसामयिक पक्षों की जानकारी देता है। अन्य अध्यापक और उसके बारे में जो समसामयिक पक्ष, इसका क्या क्या आगे भविष्य में उपयोग, इस चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। उसकी प्रासंगिकता और महत्ता को स्पष्ट करते हैं, इसका क्या महत्व है, ये क्या काम आएगा, इनकी जो सब चीज़ों को बताता है। पैनल चर्चा, विचार गोष्ठी आदि शिक्षण संबंधी विधियाँ इसी समूह के विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। जो पैनल चर्चा की जाती वो भी समूह शिक्षण विधि आती है, विचार गोष्ठी की जाती वो भी इसी के अंदर आती है। इस विधि के गुण क्या है, समूह शिक्षण विधि के गुण क्या है। इस विधि शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी सुधार करने के दृष्टिकोण से यह विधि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का उपयोग कर शिक्षार्थी के व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों को एक प्लेटफॉर्म में अच्छे और कुशल शिक्षक को जुड़ने का अवसर मिलता है और अच्छे संकाय को साझा किया जाता है। दोष क्या है इसके विधि के, इस शिक्षण विधि से विशेष दक्षतापूर्ण विशेषज्ञ शिक्षक को ढूंढना जटिल हो जाता है। यानी जो जिस टॉपिक में जो अध्यापक करें मतलब विशेषज्ञ है उनको ढूंढ पाना मुश्किल है। इस शिक्षण कार्य के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक अध्यापक नहीं करवा सकता, इसमें 2-3 अध्यापकों की आवश्यकता होती है। इसे सभी विषय के अध्यापन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता और इसे सारे विषय इस विधि के माध्यम से नहीं पढ़ा सकते, इसलिए इसका एक दोष ये भी है। इसमें समय निर्धारण, योजना का निर्माण, प्रबंधन अधिक समय की। अब इसमें क्या है, पहले समय का निर्धारण किया जाता है, हम कब इस शिक्षण विधि कराएंगे, किस माध्यम से, योजना बनाना, उसका प्रबंधन करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, व्याख्यान में थोड़ा समय कम लगता है। अब आता है माइक्रो टीचिंग, उसे कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। क्या होता है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का एक नवीन अनुसंधान है। शिक्षण कराने का जो सूक्ष्म शिक्षण एक नया अनुसंधान है जिसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल को चुना जाता है। केवल एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल को चुना जाता है। यह शिक्षक के व्यवहार को निश्चित उद्देश्य के अनुसार ढालने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया के उपयोग द्वारा शिक्षक अपनी कक्षाओं को रोचक, उद्देश्यपूर्ण एवं ज्ञान की प्रयोगशाला के रूप में बनाने में समर्थ होते हैं। यह एक प्रशिक्षण तकनीक है और इसमें किसी भी स्थिति में शिक्षण तकनीकी समझना उचित नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है कि प्रशिक्षु को सीखने और नए शिक्षण कौशल को नियंत्रित और परिस्थितियों में आत्मसात करने योग्य बनाना है। शिक्षार्थियों में नए कौशल का विकास करना है। प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना है। सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या है, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक क्या प्रशिक्षण उपकरण है जिससे शिक्षण अभ्यास और प्रभावी शिक्षक तैयार किए जाते हैं। यह शिक्षण को सुगमता प्रदान करता है। इस शिक्षण कार्यक्रम को वास्तविक एवं कृत्रिम दोनों कक्षा में किया जा सकता है। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि के माध्यम से टेलीविजन और वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि शिक्षण विधि की ऑडियो प्रस्तुति से अधिक बेहतर और दृश्यमान प्रकृति होती है। यानी ऑडियो जो हम केवल जिसमें सुनते उसे अच्छा दिखा देता है, अच्छा प्रस्तुति करने का साधन है, बेहतर और दृश्यमान प्रकृति इसमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है टेलीविजन वीडियो में। इसके द्वारा शिक्षण गतिविधि अच्छे तरीके से शिक्षार्थी तक संप्रेषित पहुँचाने का कि ऑडियो वीडियो आगे सर्व दृश्य सामग्री होगी टेलीविजन, तो इसके माध्यम से छात्रों को शिक्षार्थियों को संप्रेषित और उनके कार्य तक पहुँचाने के लिए किया जाता है। इस विधि के गुण क्या है, शिक्षण की इस विधि द्वारा कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों, विशेषज्ञ या अध्यापकों को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है। यह भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना भी शिक्षण कार्य बढ़ाने एवं संचालित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह मूलतः वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। यह मूलतः वयस्क शिक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस विधि के अंतर्गत चित्र में व्याख्यान प्रस्तुति और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे मॉडल, स्लाइड आदि के पूरक होते हैं। इसमें दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।
जो विद्यार्थी के लिए आसान पहुंच की सीमा में होता है। शिक्षण की यह विधि मूलतः खगोल विज्ञान, भूगोल जैसे विषयों के लिए अधिक उपयोगी होती है। दोष क्या है? इस शिक्षण विधि में द्विमार्गी संदेशवान संचार की संभावना न्यूनतम होती है, एक बात। तो दूसरी इसमें क्या है? इसमें पाठ्य संबंधी जटिल प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरी समीक्षा नीति संबंधी विधि क्या है? रिव्यू स्ट्रेटेजी मेथड यानी समीक्षा नीति संबंधी विधि। शिक्षण संबंधी शिक्षक केंद्रित विधियां कौन कौन सी है? जैसे व्याख्यान विधि, ये भी शिक्षक केंद्रित है। प्रदर्शन विधि में भी शिक्षक केंद्रित है। संवाद शिक्षण विधि भी शिक्षक केंद्रित है। वीडियो प्रस्तुत विधि भी शिक्षक केंद्रित है इत्यादि के पुनर्वलोकन को समीक्षा नीति कहा जाता है। जो अध्यापक केंद्रित जो विधियाँ थी उन विधियों का पुनर्वलोकन करना समीक्षा नीति कहलाता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि कक्षा में जो चल रहे अध्ययन अध्यापन की जो प्रगति को लेखा जोखा लेना क्या कहलाता है? समीक्षा नीति में आता है। इसमें शिक्षण विधि में त्रुटियां और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त समीक्षा नीति को लिखित व मौखिक दोनों रूपों में क्रियान्वित किया जाता है। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि क्या है? क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि क्या होती है? प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को सुकराती विधि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं कि जो प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति को क्या कहते हैं? सुकराती विधि कहा जाता है। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। प्रश्नोत्तर विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप के दौरान छात्र के अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो छात्रों को ज्ञान मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करता है। इस विधि में मूलतः 3 सोपान होते हैं। एक तो प्रश्न का निर्माण करना, फिर प्रश्न का प्रस्तुतिकरण करना और विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण करना। ये 3 विधि है। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं, एक बात तो। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। छात्रों को इसमें अधिक सक्रिय रहते हैं और छात्र इसमें क्या, जो अध्यापक जो प्रश्न पूछता है तो उसको उत्तर देता है, तो छात्र इसमें क्या प्रतिक्रिया भी देते हैं और इससे पे छात्रों का मूल्यांकन करने का अवसर भी मिल जाता है। प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि के गुण क्या है? इस विधि को सभी प्रकार के विषय व प्रस्तुतियों के लिए उपयोग किया जाता है। सभी प्रकार के विषय में इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि में संप्रेषण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। शिक्षार्थी के अंदर कौन क्षमता? संप्रेषण क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें छात्रों को अपने शिक्षण संबंधी व्यक्तिगत समस्याओं को हल ढूंढने में भी सहायता मिलती है। दोष क्या? शिक्षण में इस विधि को लागू करने के लिए शिक्षक में पर्याप्त कौशल का होना अनिवार्य है। यानी इस विधि को लागू करने के लिए अध्यापक क्या पूरी तरह से उस विषय का जानकार होना चाहिए, यानी उसको पर्याप्त कौशल का अनिवार्य होना है। शिक्षण की यह पद्धति अविश्वस्त व संकोच छात्रों के लिए लाभदायक नहीं होती है, यानी जो संकोच छात्र होते हैं उनके लिए लाभदायक नहीं होती है। इस विधि में शिक्षण अधिक लाभ की आवश्यकता होती है। अब कौन सी विधि? शिक्षार्थी केंद्रित विधि। अब अभी तक हमने पढ़ी शिक्षक केंद्रित विधि, अब आ रही शिक्षार्थी केंद्रित विधि। इस शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी का केंद्रीय स्थान होता है। इसमें विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसमें बच्चे का ध्यान रखा जाता है स्पेशल से, तो इसमें विद्यार्थी के जो मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है। उनकी समस्याओं को, बच्चों की समस्या का निराकरण किया जाता है। इस विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि विद्यार्थी की अभिरुचि रुचि के अनुसार उसकी अभिवृत्ति और उसका क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान की जाती है। इसमें शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन धारा और मनन को जन्म दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। किसमें? जो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधि है उसमें क्या जाता है? व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें शिक्षक का मुख्य ध्यान शिक्षार्थी की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं, कठिनाई को सुलझाने के प्रति होता है। इस शिक्षण विधि का यूएसए के शिक्षा मनोविज्ञान जॉन डेवी ने समर्थन किया। जॉन डेवी ने इस विधि का शिक्षार्थी केंद्रित विधि है उसका समर्थन करते। शिक्षार्थी केंद्रित रणनीति के अंतर्गत अपनाए जाने वाली शिक्षण विधियाँ निम्न है, जिनका वर्णन इस प्रकार देखो। पहली विधि शिक्षार्थी केंद्रित विधि, यानी जो जिसमें बच्चा केंद्र में रहकर के शिक्षा प्रदान की जाती है उस शिक्षा केंद्रित विधि कहते हैं। जैसे कार्यक्रम अनुदेशन विधि। कार्यक्रम अनुदेश विधि शिक्षण के उच्च स्तर पर संरचित पद्धति है।
का एक सामान्य उदाहरण है। यह तार्किक क्रम पर आधारित शिक्षण विधि किस क्रम पर? तार्किक क्रम पर आधारित है, जिसमें छात्र प्रत्येक चरण के पश्चात तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होता है। यानी एक चरण पूरा होता है तो उसमें फिर उसमें आपस में बातचीत करी जाती है, पूछ लिया जाता है, उसके बाद अगले टॉपिक पे जाया जाता है, तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होता है। कार्यक्रम अनुदेश विधि गुण क्या है? इस विधि से शिक्षण कार्य की प्रगति को जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यानी इस विधि से क्या होता है? नियमित कार्य को, नियमित प्रगति जानने के लिए नियमित प्रतिपुष्टि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी की सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। विद्यार्थी क्या करें? सक्रिय भूमिका को सरलतापूर्वक सुनिश्चित किया जाता है। शिक्षण के कार्यक्रम अनुदेश विधि का किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोष क्या है इसके? दोष है कि तार्किक और उच्च स्तर पर संरचित प्रणाली होने के कारण यह शिक्षण विधि विद्यार्थी के मध्य अभिरुचि सिद्ध हो सकती है। इस शिक्षण विधि में कुछ समय उपरांत शिक्षार्थी में प्रेरणा का स्तर कम हो जाता है, कम होने की संभावना रहती है थोड़े दिन बाद। दूसरी अधिन्यास कार्य विधि। दूसरी विधि कौन सी? अधिन्यास कार्य विधि। क्या? अधिन्यास शिक्षण विधि का उपयोग विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए जाता है। जब कोई एक विशेष प्रयोजन का अपना एक विशेष उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अधिन्यास कार्य विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए में संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या? विद्यार्थी को सुविधा करने के लिए जो बड़ा पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों में सर्वेक्षण कराना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना जैसे कार्य इसमें पूर्ण करने के लिए किए जाते हैं। अधिन्यास विधि में अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? अहम होती है। वह छात्रों के लिए योजना तैयार करता है, उसे कार्यों की प्रतिपूर्ति के लिए जानकारी एकत्रित करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करता है। इसके दो प्रकार है, गृह अधिन्यास और विद्यालय अधिन्यास। दो प्रकार होते हैं, एक तो गृह अधिन्यास विधि और एक विद्यालय अधिन्यास, जो क्रमशः घरेलू स्तर पर गृह कार्य के रूप में काम आता है उसे गृह अधिन्यास विधि कहते हैं, और जो विद्यालय स्तर पर जो काम किया जाता है उसे विद्यालय अधिन्यास विधि कहते हैं। अधिन्यास विधि दो रूप होते हैं, गृह अधिन्यास विधि जिसमें गृह कार्य किया जाता है उसमें गृह अधिन्यास विधि, और विद्यालय में जो काम विद्यार्थी जो काम किया जाता है विद्यालय अधिन्यास विधि कहे जाते हैं। इस विधि के गुण क्या? इस शिक्षण विधि से क्या शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है। इसमें क्या विद्यार्थी क्या स्वतंत्र रूप से काम करने का विद्यार्थी को अवसर मिलता है अधिन्यास विधि में। इस विद्यार्थी समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का कारगर माध्यम है। समस्या समाधान का और विश्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने का कारगर माध्यम है। इससे छात्रों में रचनात्मक क्षमता का भी विकास होता है। इससे विद्यार्थियों में स्वाध्याय के प्रति रुचि का विकास होता है और उत्तरदायित्व की भावना प्रबल होती है। ये विधि छात्रों में प्रयोगात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोष अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षार्थियों के मध्य पाठ्य सामग्री को अनुकृति की संभावना प्रबल होती है, नकल करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, इसमें शिक्षक पर अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड क्या होता है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि क्या है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि क्या होती है? कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना, इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षक प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकतापूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि से ऑडियो वीडियो टेप की प्रस्तुति परंपरागत पुस्तक की तुलना में ज़्यादा प्रभाव उत्पादक और शीघ्र पहुंच वाली होती है। इसमें सही जानकारी प्राप्त करने के अधिक विकल्प होते हैं और शिक्षार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में स्थिति भी बनी रहती है। गुण क्या? इस शिक्षण विधि में अन्य विधियों की तुलना में अधिक लचीलापन और नियंत्रण की बेहतर संभावना होती है। इस विधि के अंदर इस विधि को अनुकरण, अभ्यास, मॉडलिंग इत्यादि कार्यों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रयोग में लाया जाता है। इसमें सूचना प्रवाह, गतिशीलता और पाठ्य सामग्री को पर्याप्त दशा विद्यमान रहती है। इस विधि दोष क्या है? शिक्षण की यह प्रणाली अवैयक्तिक और महंगी होती है, सभी की पहुंच सीमा में नहीं होती है। इस व्यवस्था में शिक्षण प्रणाली के लिए सुव्यवस्थित संरचना का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा प्रणाली विफल हो जाती है।
चौथी विधि क्या है? परस्पर संवादी विधि। ये संवादात्मक विधि, आपस में जो बातचीत करें परस्पर संवादी विधि, ऐसे संवादात्मक वीडियो विधि भी कहते हैं। परस्पर संवादी या संवादात्मक वीडियो शिक्षण विधि में शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रमरहित और ढंग से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह विधि छात्रों को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों के बारे में, कई मुद्दों समस्याओं की जानकारी और उसके संशोधनात्मक उपायों को सरलता से आपूर्ति करने में सक्षम है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने परिणामों की प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त कर सकता है। गुण क्या है? शिक्षण की यह विधि शिक्षार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि करती है। छात्रों को निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करती है। इंटरएक्टिव वीडियो शिक्षण विधि का एक सरल और पारदर्शी माध्यम होता है। इससे प्राप्त शिक्षण सामग्री को टेक्स्ट, ग्राफिक्स, फिल्म और ऑडियो के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्त क्या? इस विधि में समय के साथ साथ संसाधनों की भी अधिक आवश्यकता होती है। इंटरएक्टिव वीडियो को नियंत्रित प्रणाली शिक्षार्थी की पहुंच में नहीं होती, अतः विद्यार्थी के विकल्प व पसंद के अनुसार अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है। इससे उनकी प्राथमिकता और जिज्ञासु प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना उनकी मजबूरी बन जाती है। इस प्रकार यह शिक्षार्थी के सभी प्रकार के संदेह को भी शांत कर पाने में पूर्ण सफल नहीं है। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि क्या होते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि क्या होती है? यह विधि को विप्लव विधि भी कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि क्या कहते हैं? विप्लव विधि भी कहा जाता है। क्या नाम दिया इसको? विप्लव विधि भी कहते हैं। इस विधि में बच्चों के समूह के मध्य एक समस्या उत्पन्न की जाती है। इसमें बच्चे आपस में वार्ता करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि में, इसे विप्लव विधि भी कहते हैं। इस विधि में बच्चों के समूह के मध्य एक समस्या उत्पन्न की जाती है। इसमें बच्चे आपस में वार्ता करते हैं। स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से विचारों पर बल दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा एक एक बिंदु पर चर्चा करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के मध्य निकले बिंदुओं को अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है। इस गुण क्या है? इस विधि से बच्चों में अंतर्व्यक्तिक कौशल को बल मिलता है। बालक किसी मुद्दे पर मानसिक संश्लेषण और विश्लेषण के माध्यम से निष्कर्ष पहुंचता है, खुद ही उसका संश्लेषण और विश्लेषण करके निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस विधि में बच्चों में सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है कि बच्चे इस विधि में क्या, बच्चे इस विधि में एक्टिव होते हैं तो वो बच्चे क्या खुद कार्य करते हैं, बच्चों में क्या निर्माण करने की शक्ति का इसमें बढ़ावा मिलता है। इस विधि का मूल उद्देश्य बच्चों के मध्य स्वतंत्र चिंतन बढ़ावा। इस विधि मूल देखिए कि बच्चों में आपस में स्वतंत्र चिंतन करने की, सोचने की जो बढ़ावा मिलता है और उन्हें एक संगठित चिंतक के रूप में तैयार करता है। इस विधि का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि बालक एक जिम्मेदार नागरिक बनने की पहली सीढ़ी पूरी कर लेता है। जब बालक स्वयं इसमें कार्य करता है तो एक इसमें जिम्मेदार काम करना पड़ता है, तो एक जिम्मेदार नागरिक की पहली सीढ़ी पूरी कर लेता है। दोष क्या है? इस विधि का सबसे बड़ा दोष है यह कम उम्र के बालकों के लिए सही विधि नहीं है। छोटे बच्चों के लिए अच्छी विधि नहीं होती है। साथ ही आवश्यक नहीं है कि बच्चे अच्छे चिंतक हो और शिक्षक को इस विधि में अपनाने में रुचि हो, अतः विधि प्रयोग का दिन अपनाई जानी चाहिए। अगली विधि है संगोष्ठी विधि। संगोष्ठी विधि शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। प्रकारांत में समूह चर्चा विधि का एक अलग रूप है। इस विधि में संगोष्ठी में भाग लेने वाले लोग एक पेपर पर अपने विचार प्रकट करने हेतु बिंदुओं को तैयार करते हैं और संगोष्ठी के दौरान उस पर चर्चा करते हैं। संगोष्ठी विधि क्या? शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। इसमें समूह चर्चा विधि का एक अलग रूप होती है। इस विधि में संगोष्ठी में भाग लेने वाले एक पेपर पर अपने विचार प्रकट करते हैं, यानी एक कागज़ पर अपने विचार प्रकट करते हैं और बिंदुओं को फिर तैयार करते हैं। संगोष्ठी के दौरान उस पर चर्चा करते हैं। उसके कई चरण होते हैं, जैसे पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति पर चर्चा। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थी को किसी अवधारणा या सिद्धांत को समझने लायक वातावरण दिया जाता है। गुण क्या है इसके? यह विधि बड़े उम्र के शिक्षार्थियों के लिए लाभकारी होती है। बड़े उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए विधि लाभकारी होती है, क्योंकि संगोष्ठी के दौरान वह अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। एक बात, इस विधि के माध्यम से बालक में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता का विकास होता है। संगोष्ठी विधि में इस विधि को अनुसंधान करने की प्राथमिक सीढ़ी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बालक या विद्यार्थी स्वयं द्वारा तर्कों के अधीन पेपर तैयार करता है, उसका बेहतर नियोजन करते हुए उसका प्रस्तुतिकरण करता है। दोष, यह विधि कम उम्र के बालकों के लिए नुकसानदायक होती है। यह विधि बालकों के मस्तिष्क पर बल देती है, जिससे उनमें
तनाव उत्पन्न होता है। यह विधि अधिक समय लेती है, जिसकी वजह से अधिगम के लिए सृजनशीलता नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। केस स्टडी मेथड प्रकरण अध्ययन विधि क्या होती है? ये पारंपरिक अध्ययन विधि, प्रकरण अध्ययन विधि कैसे? पारंपरिक अध्ययन विधि के विपरीत प्रकरण अध्ययन आधुनिक तथ्यों के विश्लेषण पर बल देती है। यह अधिगम करने वाले बालकों के लिए सकारात्मक विधि मानी जाती है। प्रकरण अध्ययन विधि एवं पारंपरिक तरीके से सीखने की प्रक्रिया का विरोध करती है। इस विधि में बालकों को चुनौतियों का सामना करके निर्णय लेने आदि प्रक्रिया में सक्षम बनाया जाता है। इसमें समाजशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान विधिक विषय आदि के अध्ययन में शामिल किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता है कि छात्रों को प्रत्यक्ष सहभागिता पर बल देती है। गुण क्या है? यह विधि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सहभागिता को बल प्रदान करती है। यह विधि बालकों को सर्वांगीण रूप से निर्णय लेने एवं समस्या का निदान करने के उपचार करने में सक्षम बनाती है। यह विधि किसी भी बिंदु पर कई तरीकों से सोचने समझने के विद्यार्थियों को सक्षम बनाती है। दोष क्या? इस विधि को संसाधनों की कमी का सामना आज भी करना पड़ रहा है, इसलिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी के कारण इस विधि को लाभकारी नहीं माना जाता। यह विधि सार्वभौमिक अध्ययन पद्धति के विपरीत है, अर्थात प्रत्येक विषय के संदर्भ में लाभकारी विधि नहीं मानी जाती है। समूह चर्चा विधि, ग्रुप डिस्कस मेथड क्या होती है? समूह चर्चा विधि क्या होती है? लघु समूहिक शिक्षण विधियों में समूह चर्चा विधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि को समूह में आपसी संचार विधि के रूप में जाना जाता है। समूह चर्चा विधि के 3 प्रकार की परिचर्चाओं को महत्व प्रदान किया जाता है: नियोजित विधि, आंशिक नियोजित विधि और अनियोजित विधि। समूह चर्चा विधि में 3 प्रकार की चर्चाओं को महत्व दिया जाता है। तो नियोजित विधि में एक आंशिक नियोजित विधि और एक अनियोजित विधि होती है। इस विधि को बद्ध सेशन के रूप में जाना जाता है। बद्ध सेशन विधि की समूह चर्चा विधि को बद्ध सेशन के रूप में जाना जाता है, जिसमें छोटे छोटे समूह के साथ लघु चर्चा, संरचित उद्देश्यपूर्ण चर्चा आदि शामिल की जाती है। समूह चर्चा के अंदर क्या होता है? कक्षा के सभी छात्रों की भागीदारी निश्चित होती सुनिश्चित होती है। जो समूह चर्चा विधि होती है उसमें आपसी संचार को बल मिलता है। अनेक नवीन तथ्यों की जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आती है। समूह चर्चा विधि के माध्यम से कम समय में अधिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, समेटना सरल होता है। इस विधि में शिक्षक कम समय में अधिगम हेतु अधिक संसाधन उपलब्ध कराता है, तो बच्चों के लिए लाभकारी होते हैं। इस विधि के दोष क्या? कि समूह चर्चा यदि सार्थक नहीं हुई तो समय व्यर्थ होना संभव है। एक बात है, यदि अच्छी चर्चा नहीं हुई तो जो हमारा समय व्यर्थ होगा। यह आवश्यक नहीं कि सभी बालक बहिर्मुखी प्रतिभा के हों, क्योंकि समूह चर्चा के बालकों के बहिर्मुखी होना आवश्यक है। अतः अंतर्मुखी होने की दशा में समूह चर्चा विधि असफल हो जाती है। इस विधि में जो बालक वार्ता में सही रहता है और बढ़िया संचार या संप्रेषण कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होता है, वह सफल रहता है। लेकिन संप्रेषण नहीं करने वाले बालकों में हानि होती है। शिक्षण विधि के अनेक प्रारूप, जैसे मानचित्र क्या होते हैं? शिक्षण विधि के अंतर्गत मानचित्रता को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो मस्तिष्क मानचित्रण, माइंड मैपिंग। शिक्षण विधि में माइंड मैपिंग जो शिक्षण विधि के अंतर्गत मन मानचित्रण की अवधारणा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसकी शुरुआत होती है मस्तिष्क मानचित्र शुरुआत 1960 में टोनी बुजाने की थी। टोनी बुजाने इस विधि की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के मन में किसी विषय को चित्रण के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। इसमें ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती है कि विद्यार्थी किसी भी घटना के साथ सहजता से मन में मानचित्रण तैयार कर ले, और साथ इस तरह की प्रक्रिया में रंगीन चित्रों की अवधारणा प्रस्तुत की जा रही है, जो अधिगम को रोचक बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट, अवधारणा मानचित्र की शुरुआत। जो अवधारणा मानचित्र क्या होते हैं? कि अवधारणा मानचित्र के अंदर कठिन से कठिन विषय को छात्रों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें मुख्य अवधारणा को सबसे पहले दिया जाता है। फिर उसके बाद में कम महत्वपूर्ण, यानी इस अवधारणा में क्या जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो मेन टॉपिक होता है उसको पहले नंबर पर आता है। उसके बाद फिर थोड़ा कम महत्वपूर्ण, फिर धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण, लास्ट में सबसे कम महत्वपूर्ण वाला टॉपिक आता है। ये अवधारणा मानचित्र किया जाता है। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ क्या होती है? ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, इसके बारे में अध्ययन, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन जो पद्धति है इसके बारे में अध्ययन कल करेंगे। थैंक यू दोस्तों, ध्यान से चैनल सब्सक्राइब।